हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आप और हम कई दिनों से अधिगम के टॉपिक के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं और उस परिचर्चा की कड़ी में हम करीब 12वां अधिगम के टॉपिक के ऊपर लेक्चर लेके आ रहे हैं। 11 लेक्चर्स पहले से हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उनको देखिए। तो पीछे के अधिगम के अगर हम सिद्धांतों की भी बात करें तो हम थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत, पावलोव के अधिगम का सिद्धांत, स्किनर के अधिगम का सिद्धांत, बांडुरा के अधिगम का सिद्धांत, कोफा, कोलर और वर्दीमर के अधिगम का सिद्धांत, मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, और आप देखेंगे कि हल का पुनर्वलन का अधिगम सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम अगला अधिगम का जो सिद्धांत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत, जिस पे आजकल परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, उसी अधिगम सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है साथियों साइन लर्निंग थ्योरी। साइन लर्निंग थ्योरी इंग्लिश वर्ड है, साइन लर्निंग थ्योरी, जिसे कहा जाता है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। साथियों, इसके बहुत से उपनाम हैं, हम प्रत्येक नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत, इसे कहा जाता है प्रतीक अधिगम सिद्धांत, इसे कहा जाता है साथियों संकेत संकेतन अधिगम सिद्धांत, इसे ही कहा जाता है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का अधिगम सिद्धांत, इसे ही कहा जाता है सप्रयोजनवादी अधिगम सिद्धांत, इसे ही कहा जाता है साथियों प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत या संभावना अधिगम सिद्धांत, इसे कहा जाता है पुरस्कार प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत, और इसे साथियों कहा जाता है अव्यक्त या सुप्त अधिगम सिद्धांत। ये इसके नाम हैं। जैसे हम इसका प्रयोग पढ़ेंगे, इन प्रत्येक नाम को आपको समझा दूंगा, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे इससे आगे चलते हैं साथियों, इंग्लिश वर्ड के आधार पर साइन लर्निंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी का हिंदी ट्रांसलेशन होगा चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इसी का होगा संकेत अधिगम सिद्धांत, और इसी का होगा प्रतीक अधिगम सिद्धांत। तीनों के लिए एक ही वर्ड है इंग्लिश का, साइन लर्निंग थ्योरी। संकेत संकेतन अधिगम, साइन सिग्निफिकेशन थ्योरी, साइन सिग्निफिकेशन लर्निंग थ्योरी, यानी संकेत संकेतन अधिगम सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार अधिगम सिद्धांत या सप्रयोजनवादी अधिगम सिद्धांत, इनके लिए एक इंग्लिश वर्ड है प्रपोजिव बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी। प्रपोजिव यानी कि उद्देश्य, प्रपोजिव बिहेवियरिज्म लर्निंग थ्योरी। प्रत्याशा या संभावना अधिगम सिद्धांत या पुरस्कार प्रत्याशा सिद्धांत, उसके लिए होगा रिवार्ड यानी पुरस्कार, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अव्यक्त या सुप्त, सुप्त बोल दो, छुपा हुआ बोल दो, अव्यक्त बोल दो, एक ही शब्द है हिंदी का, अव्यक्त बोल दो, सुप्त बोल दो, या छुपा हुआ अधिगम सिद्धांत बोल दो। इंग्लिश शब्द है लेटेंसी, लेटेंट लर्निंग थ्योरी, सॉरी लेटेंट लर्निंग थ्योरी, अव्यक्त या सुप्त अधिगम का सिद्धांत। देखिए साथियों, इस अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक हम देखते हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं वो ईसी एडवर्ड चेस टोलमैन, एडवर्ड चेस टोलमैन है। इन्होंने जो प्रयोग किए, इनके दो प्रयोग बहुत ज्यादा साथियों फेमस है। एक तो बंदर के ऊपर, बंदर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया, और एक इन्होंने चूहों के ऊपर प्रयोग किया। बंदर पर किया, बंदर पे इन्होंने प्रयोग किया था 1930 में, और चूहों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था 1932 में। अब इनका प्रयोग क्या था? अगर हम चूहों का प्रयोग की बात करें तो कई बार आता है कि इन चूहों जो प्रयोग है, जो मैज बोलते हैं, मैज यानी जिसे हम हिंदी में कहेंगे भूल भुलैया, भूल भुलैया, भूल भुलैया, भूल भुलैया
के ऊपर, जिसे मेज के, भूल भुलैया क्या होता है साथियों, एक इस प्रकार का वो होता है, टेबल होता है, उसमें बीच बीच में आपने देखे होंगे यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है खाने की, या यहाँ पर निकलने का रास्ता है, इस प्रकार से देखेंगे हम, ये देखेंगे कि अब देखिए मान लीजिए कोई इधर से आता है और यहाँ के रास्ता बंद हो गया है, तो उसे क्या है, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के यहाँ आना पड़ेगा। इस प्रकार से उसमें रास्ते बने हुए होते हैं और बीच बीच में रास्ते में क्या है, बैरिटेक्स लगे हुए होते हैं, बैरिटेक्स लगे होते हैं कि इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो उन्हें रास्ता खोजना होता है अपना और फिर उसे जाना होता है। तो क्या है कि चूहे को, मैं आगे बता दूंगा, चूहे को छोड़ दिया जाता है मान लीजिए भूल भुलैया में, और उसे यहाँ पहुँचने का रास्ता खोजना होता है, और इस रास्ते में बहुत से ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं, बहुत से बैरिकेटर्स लगे होते हैं, तो उसे अपना रास्ता खोजना होता है, इसे बोलते हैं भूल भुलैया, इंग्लिश में मेज। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग क्या था और किस प्रकार से। तो इसने क्या किया, पहले हम चूहों वाला प्रयोग ही ले लेते हैं क्योंकि मेज हम बना चुके हैं। तो क्या किया कि इस चूहे को उसने, चूहे के 3 ग्रुप बनाए, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, यानी 1 समूह, 2 समूह और 3 समूह। आप ये कह सकते हो चूहों को 3 समूहों में बांटा और 17 दिन तक प्रयोग किया। 17 दिन प्रयोग किया। कितने दिन प्रयोग किया? 17 दिन प्रयोग किया। ए समूह के चूहों को इसमें मेज में छोड़ा गया, भूल भुलैया में छोड़ा गया, और यहां पर उनके लिए क्या रखा गया, उनके लिए यहां पर ये जिसे बोलेंगे हम चून या बार, चोकर, चोकर रखा, गेहूं का चोकर रखा गया, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा या चोकर यहां पर रखा गया, जो कि चूहों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहां पर चूहे इस ए समूह के, जैसे चूहे इस रास्ते को पार करके जैसे तैसे इस रास्ते को खोजकर और यहां पहुंचते हैं, तो उन्हें ये चोकर मिल जाता है, उन्हें ये खाने को चोकर मिल जाता है साथियों। जैसे ये चोकर मिला साथियों, तो यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि कुछ समय के बाद में ए समूह के रोजाना उन्हें चोकर दिया गया। 17 के 17 दिन उन्हें क्या दिया गया? चोकर दिया गया। बी समूह के जो बी ग्रुप में थे चूहे, उनको भी इस भूल भुलैया में छोड़ा गया, लेकिन 10 दिन तक उन्हें कोई भी ये इस प्रकार का चोकर नहीं दिया गया, इस प्रकार का कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। अब देखिए 10 दिन तक इन्हें कोई नहीं, लेकिन 11वें दिन से और 17वें दिन तक इन्हें चोकर दिया गया, यानी इन्हें पुनर्बलन, ए समूह के चूहों को पुनर्बलन रोजाना मिल रहा था। इनको पुनर्बलन 10 दिन तक मिला नहीं, 11वें दिन से 17वें दिन तक यानी 8 दिन तक इनको ये क्या मिलता रहा? पुनर्बलन मिलता रहा। सी समूह के चूहों को कभी भी चोकर नहीं दिया गया, अर्थात पुनर्बलन नहीं दिया गया, पुनर्बलन नहीं दिया गया। अब क्या किया इन्होंने कि अब ये इन्होंने क्या देखा कि बाद में जिनको, इनको ए समूह वालों को क्या दिया गया था? चोकर रोजाना दिया गया था। अब एक दिन क्या किया गया कि बाद में हमने देखा कि ए समूह के 10 दिन तक तो क्या करते हैं, इस ए ग्रुप के चूहे इस रास्ते को आसानी से जल्दी ढूंढते हैं, जल्दी खोज लेते हैं इस रास्ते को, यानी जल्दी पहुंचते हैं इस चोकर पर, जल्दी पहुंचते हैं कौन से? ए समूह के। लेकिन
11 दिन से 17 दिन यानी 11वें दिन से इनको बी समूह के 10 दिन तक तो इनको क्या नहीं दिया गया, पुरस्कार नहीं दिया गया, तो ये लेट पहुंचते थे। लेकिन 11वें दिन से 17वें दिन तक जब इनको पुनर्बलन ये चोकर दिया गया तो हमने देखा बाद में कि ए समूह से भी जल्दी ये पहुंचने लगे, बी समूह के चूहे ए समूह से भी जल्दी पहुंचने लगे और सी समूह के इतना जल्दी नहीं पहुंचते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये बताना चाह रहा है कि यहां पर वो ये बताना चाह रहा है कि इन्होंने बी समूह के चूहों ने भी क्या कर लिया था साथियों, सीख लिया था, इस मार्ग को खोज लिया था, अर्थात इस स्थान पर पहुंचने के मार्ग को इन्होंने खोज लिया था। ये सीख गए थे कि यहां पर कैसे पहुंचा जाता है। बी समूह के चूहों ने भी ये सीख लिया था, लेकिन यह अपने सीखे हुए कौशल को दिखा क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि इन्हें पुनर्बलन नहीं मिल रहा था। जैसे इन्होंने पुनर्बलन मिला इनको, तो इन्होंने इन ए समूह के चूहों से पहले यहां पहुंचने लग गए, जल्दी पहुंचने लग गए। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है, आगे चल के मैं समझाऊंगा, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, टोलमैन कह रहा है कि सीखने में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है, बल्कि पुनर्बलन का महत्व क्या है, पुनर्बलन का महत्व है सीखी हुई क्रिया को दोहराने में। व्यक्ति सीख जाता है, सीखते समय पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं है, ऐसा टोलमैन कह रहे हैं। लेकिन कहता है कि जब सीखे हुए ज्ञान को व्यक्ति व्यक्त कब करता है, जब उसे पुनर्बलन मिलता है। अर्थात निष्पादन में, परफॉर्मेंस में किसका रोल है, किसका महत्व है, पुनर्बलन का रोल है। लेकिन लर्निंग में, सीखने में पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं है। ऐसा कौन मान रहे हैं, टोलमैन साहब मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि बी समूह के चूहों ने भी 10 दिन में इस मार्ग को खोज लिया था, अर्थात इस चोकर तक पहुंचने का मार्ग सीख गए थे वो, अर्थात वो सीख चुके थे। लेकिन ए समूह के चूहे तो इस सीखे हुए ज्ञान को इसलिए व्यक्त कर रहे थे, इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए इसको व्यक्त कर रहे थे कि इन्हें रिवार्ड, पुरस्कार मिल रहा था। लेकिन बी समूह के चूहे इसे सीख चुके थे कि वहां तक कैसे पहुंचा जाता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने उस सीखे हुए ज्ञान का क्या नहीं किया, उसको व्यक्त नहीं किया, उसको छुपा के रखा। इसलिए साथियों इसे अव्यक्त या सुप्त अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है कि तब तक व्यक्ति या प्राणी अपने सीखी हुई क्रिया को व्यक्त नहीं करता है जब तक कि उसे रिवार्ड नहीं मिलता है, या जब तक कि उसको व्यक्त करने की वह जरूरत महसूस नहीं करता है। जब उसको सीखे हुए ज्ञान को वह व्यक्त करता है जब उसकी जरूरत होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, एक छोटी बालिका है जो 9-10 साल की है, वो घर में रोजाना मम्मी पापा या और किसी व्यक्ति को क्या करती है कि झाड़ू निकालते हुए देखती है, तो देख देख कर वह उस कौशल को सीख तो जाती है, लेकिन उसको कभी व्यक्त नहीं करती था। झाड़ू निकालने की उसे जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए उसने झाड़ू निकाला नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसकी मम्मी कहीं चली गई, तो अब बच्ची क्या करती है कि अब जरूरत पड़ेगी कि घर की सफाई करनी है, तो वह झाड़ू उठाती है और घर की सफाई कर देती है। तो इसका मतलब उसने वह ज्ञान सीख तो लिया था, लेकिन उसका सीखा हुआ ज्ञान किस अवस्था में था, अव्यक्त अवस्था में था, सुप्त अवस्था में था, छुपी हुई अवस्था में था। अब जरूरत पड़ी तो उस बच्ची ने उस सीखे हुए ज्ञान का क्या कर दिया, दिखावा कर दिया, उसको व्यक्त कर दिया। यहां पर रिवार्ड क्या करता है, पुरस्कार क्या करवाता है, सीखी हुई क्रिया को व्यक्त करवाता है। तो यहां पर पुरस्कार या रिवार्ड या पुनर्बलन सीखने में
उसका कोई योगदान नहीं है सीखने की प्रोसेस में, सीखने की क्रिया में, बल्कि उसके परफॉर्मेंस, व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्ति की निष्पादन किस पर डिपेंड करेगा? इस रिवार्ड पर डिपेंड करेगा। यानी निष्पादन करवाने में इस रिवार्ड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए साथियों, इसी में देखिए दूसरा समझाता हूं कि इसे संकेत अधिगम क्यों कहा। टोलमैन है, टोलमैन को अगर हम देखेंगे साथियों, तो पहले तो ये देखें कि ये व्यवहारवादी भी है और साथियों ये संज्ञानवादी भी है। व्यवहारवादी क्यों है? व्यवहारवादी इसलिए कि ये कहता है कि व्यक्ति जो भी संकेत प्राप्त करेगा, उद्दीपक है, वातावरण में बहुत से उद्दीपक होंगे और उन उद्दीपकों का वो मीनिंग निकालेगा। उन उद्दीपकों का क्या निकालेगा? मीनिंग निकालेगा। इसलिए साथियों ध्यान रखना, मीनिंग निकालेगा अर्थात उन उद्दीपकों के प्रति अपनी समझ बनाएगा, और समझ बनाएगा उसके आधार पर सीखेगा। तो जब समझ की बात करता है, उद्दीपकों के मीनिंग की बात करता है, तो वो संज्ञानवादी हो जाता है। और जब उद्दीपकों की बात करता है, तो उद्दीपक और वातावरण की बात करता है, तो वो व्यवहारवादी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा जाए टोलमैन को हम व्यवहारवादियों में रखेंगे या फिर हम इसे संज्ञानवादियों में रखेंगे, तो ये साथियों टोलमैन उत्तर व्यवहारवादी है, उत्तर व्यवहारवादी है। और इसे सही अर्थों में देखा जाए तो इसने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया है साथियों, वो इसने दिया है कॉग्निटिव अप्रोच से दिया है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानवादी, इसलिए इसका जो लर्निंग थ्योरी है उसे हम कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में रखेंगे, संज्ञानवादी अधिगम के सिद्धांतों में रखेंगे। इसकी किस अप्रोच का इसे विद्वान मानेंगे? तो हम कॉग्निटिव अप्रोच का इसे विद्वान मानेंगे, संज्ञानवादी मानेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं वो क्या कहता है कि चूहा यहाँ पर क्या करता है, वातावरण में जो बहुत यहाँ से चलता है और उसे इस चोकर पे पहुंचना होता है, तो साथियों रास्ते में वह जो भी रास्ता पड़ता है, तो हर रास्ते पे वो यहाँ आकर क्या सोचता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। यानी रास्ते में जो भी चीज मिलती है उस उद्दीपक को वह अपने मस्तिष्क में इमेज बना लेता है, और हर उद्दीपक की इमेज बनाकर उस उद्दीपक को समझने की कोशिश करता है। यानी अब अगली बार जब भी जाएगा तो उसे पता होता है अरे यहाँ तो रास्ता बंद है, यहाँ आगे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ ये इस स्थान को अब उसने क्या कर लिया है, अपने मस्तिष्क में इस स्थान का फोटो बना लिया है, इमेज बना ली है, प्रतिरूपण कर लिया है। इसलिए अब जब यहाँ आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि ये आगे जाके स्थान बंद है, इसलिए साथियों वो यहाँ पर नहीं है। तो वो क्या है कि इस प्रकार से इस पूरे रास्ते को अपने मस्तिष्क में मैप के रूप में मानचित्र बना लेगा इस रास्ते का। यानी इस वातावरण, इस रास्ते में जो भी उद्दीपक था, उस उद्दीपक को एक संकेत का रूप दे देगा, एक साइन का रूप दे देगा, एक सिंबल का रूप दे देगा। और इस रास्ते में, इस मार्ग में जितने भी सिंबल है, जितने भी साइन हैं, उन संकेत का रूप देने के बाद में वह उन संकेतों का अर्थ निकाल लेता है, और अर्थ निकालकर वह समझ जाता है कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है, या तुझे कौन से रास्ते को अपनाना है, कौन से रास्ते से तू यहां पर जा सकता है। अर्थात वह यहां इस स्थान पर पहुंचना सीखता है। अर्थात वह क्रिया नहीं सीख रहा है, बल्कि वह इस स्थान पर पहुंचना सीख रहा है। आगे चल के बात करेंगे। तो यहां पर वो क्या कर रहा है, उद्दीपकों को एक संकेत, उद्दीपक का क्या कर रहा है, संकेत के रूप में अपने मस्तिष्क में रख रहा है। इसलिए साइन लर्निंग थ्योरी, इसे हिंदी में प्रतीक अधिगम सिद्धांत, संकेतन सिग्निफिकेंस, यानी प्रत्येक संकेत को एक संकेतक का रूप दे देता है, प्रत्येक साइन को, प्रत्येक उद्दीपक को एक संकेतक का रूप दे देता है। और यहां पर आता है कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार अधिगम सिद्धांत, यानी कि ये आगे चलकर ये कहेगा टोलमैन कि व्यक्ति या प्राणी जो भी सीखता है तो सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वह क्यों सीख रहा है, वो सीखने का
लर्निंग का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, पर्पज होता है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है, सप्रयोजनवादी अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब यहां तक प्रत्याशा या संभावना अधिगम सिद्धांत या पुरस्कार प्रत्याशा अधिगम सिद्धांत। मैंने ये आपको बताया था कि यहां पर वह क्या चाहता है, इस पुरस्कार की आशा लगाता है। प्रत्याशा यानी संभावना, उसे रिवार्ड मिलने की संभावना है, और अगर उसे रिवार्ड मिलने की संभावना होगी तो ये क्या करेगा, लर्निंग करेगा। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि अगर रिवार्ड मिलने की संभावना कम हो जाएगी या व्यक्ति जितना एक्सपेक्ट करता है उस स्तर का, जितना उसने सोचा है उस स्तर का अगर उसे पुरस्कार मिलेगा, तब तो वह उस सीखी हुई क्रिया को क्या करेगा, निष्पादित करेगा, सीखे हुए ज्ञान को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। अगर उसने जितना सोचा है, जितनी एस्पेक्ट की है, उतनी जितना सोचा है, जितना उसने आशा की है, उतना अगर उसे उस स्तर का रिवार्ड नहीं मिलेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा, तो वह अपने सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में निष्पादित नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं कहीं लेक्चर देने जा रहा हूं और मैंने सोचा कि, या मैंने ऐसी आशा लगाई कि मुझे उस लेक्चर का 1000 रुपये मिल जाएगा, और उन्होंने, कोचिंग वालों ने मुझे उसे 500 रुपये दिए, 1 घंटे के पे किए, तो अगली बार मैं अपने उस ज्ञान के कौशल को, सीखे हुए ज्ञान को नहीं दोहराऊंगा। अर्थात यहां सीखे हुए ज्ञान को व्यक्ति निष्पादित कब करता है, जब उसे जैसा उसने पुरस्कार सोचा था, जैसा उसने रिवार्ड सोचा था, वैसा ही अगर रिवार्ड मिलता है उस स्तर का, तब तो व्यक्ति उसको, उस सीखे हुए ज्ञान को का निष्पादन करता है, अन्यथा उसका निष्पादन नहीं करता है। जैसे इस प्रयोग में मैं बताता हूं आपको कि एक दूसरा बंदर का प्रयोग लेते हैं, जिसमें इसने होंजिकी, जैसे कि होंजिक एक और था इनका सहयोगी, उनके साथ मिलकर इन्होंने 1930 में बंदर के ऊपर प्रयोग किया। बंदर के ऊपर प्रयोग क्या किया कि बंदर को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, बंदर को कोई कार्य करवाया जाता है, बंदर के सामने एक कटोरी ली जाती है, 2 कटोरियां, और बंदर को दिखाकर उनके नीचे, एक कटोरी के नीचे क्या रखा जाता है, केले निकाला जाता है, रखा जाता है, और बंदर को कहा जाता है आप इसे ओपन कीजिए। तो बंदर क्या करता है कि जिस कटोरी के नीचे केले होते हैं उसे ओपन करता है और खा लेता है। अब इस क्रिया को कई दिन किया जाता है उसके सामने। फिर एक दिन कैसा क्या किया जाता है कि बिना बंदर को बताए, बिना दिखाए, केले के स्थान पर चुकंदर रख दिया जाता है। चुकंदर क्या होता है कि केले को कम प्रिय होता है, बंदर को कम प्रिय होता है चुकंदर, और केला बंदर को ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन जैसे ही बंदर उसे उठाता है तो वो देखता है चुकंदर है, खाने की कोशिश करता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, तो केले की खोज के लिए उछल कूद करता है, वो नाराजगी प्रकट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने एस्पेक्ट क्या की थी, उसने आशा क्या लगाई थी कि मुझे केला मिलेगा, बल्कि उसे क्या मिला, चुकंदर। तो अब आगे वो जैसे ही अगली बार हमें इसी प्रकार से करते हैं तो उसे उठाने के लिए कहते हैं, तो वह बंदर उसको उठाने में उतनी ज्यादा रुचि नहीं लेता है, क्योंकि उसकी आशा के स्तर से कम क्या मिला था, वो चीज मिली थी, इसलिए रिवार्ड मिला था। इसलिए यहां पर रिवार्ड क्या करता है, अगर हमने जो प्रत्याशा की है उस स्तर का अगर हमें रिवार्ड मिलता है तो हम लर्निंग करते हैं, हमारे व्यवहार में उसका निष्पादन करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ इसने इन पे चूहों पे भी किया था। चूहों के लिए पहले उसने चोकर रखा। चोकर क्या है कि चून जो होता है, आटा जो होता है गेहूं का, वो अच्छा लगता है चूहों को, लेकिन बाद में उनके चोकर के स्थान पर सूरजमुखी के, सनफ्लावर के सीड्स यानी बीज रख दिए गए, जो कि चूहों को कम पसंद होते हैं। तो अब चूहे क्या करते हैं कि वहां पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि चोकर की बजाय क्या मिला है, सनफ्लावर के सीड्स मिले हैं। तो अगली बार चूहे यहाँ पर
उतना जल्दी नहीं पहुंचते हैं। इसका मतलब उन्होंने, चूहों ने इस यहां तक पहुंचने का रास्ता तो खोज लिया था, लेकिन उस ज्ञान को वो व्यक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेड जो रिवार्ड था उससे कम स्तर का रिवार्ड मिला। इसलिए यहां पर कहता है पुरस्कार प्रत्याशा क्या करती है? सीखे हुए व्यवहार, सीखे हुए ज्ञान को निष्पादन में सहायता करता है ये रिवार्ड। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करता हूं साथियों। जैसे लेके चलते हैं अपन, इसे साथियों संकेत अर्थपूर्ण अधिगम भी कहा जाता है। इसे साथियों अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत यानी मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? अब जो एग्जाम्पल दूंगा उससे समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था वातावरण में जो भी उद्दीपक हैं उन सभी उद्दीपकों का कोई ना कोई मीनिंग निकाला जाता है, उसे संकेत का रूप दिया जाता है और संकेत का कोई ना कोई अर्थ निकाला जाता है, और उस अर्थ के आधार पर हम क्या करते हैं कि उस चीज को सीख जाते हैं या उस क्रिया को हम करते हैं या उस स्थान पर पहुंच जाते हैं उन संकेतों की मदद से। तो यहां पर ये संकेत है या हमने उस संकेत का, उस उद्दीपक का कोई ना कोई अर्थ निकाला है और उस अर्थ के आधार पर हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, एक पालतू कुत्ता है, उसका मालिक क्या करता है साथियों? एक स्पेशल आवाज, कोई विशिष्ट आवाज, जैसे कि मैं आपको बोल के वो विशिष्ट आवाज देता है। उस विशिष्ट आवाज को सुनकर कुत्ता तेज तेज दौड़कर आता है और फिर भोजन खा लेता है। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई मेरा पालतू कुत्ता है और वो टॉमी 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 टॉमी, तो ये जब उसने टॉमी 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 मैंने कहा, ये उसके लिए उद्दीपक है। मेरा ये साउंड टॉमी टॉमी कहना उसके लिए क्या है? उद्दीपक है। लेकिन उस विशेष अंदाज में मैंने टॉमी टॉमी कहा है तो उसका वो कोई ना कोई मीनिंग निकालता है। अब क्या मीनिंग निकालता है? वो यह टॉमी टॉमी कहना तो उसके लिए संकेत है। क्या संकेत है? कि मेरे पास आ दौड़कर, तो वो तेजी से दौड़कर आता है। लेकिन अब टॉमी टॉमी बोल रहा, अब उसका अर्थ क्या निकालता है? वो उसका अर्थ ये निकालता है कि तू वहां पहुंचेगा, तुझे भोजन मिलेगा, तुझे भोजन के लिए बुलाया जा रहा है। तो बोलने का जो अंदाज है, जो विशिष्ट है कि विशिष्ट तरीके से उस बात को बोला जा रहा है टॉमी टॉमी कहकर, तो वो दो चीजें कर रहा है। टॉमी टॉमी कहना उसके लिए उद्दीपक है, लेकिन उस उद्दीपक को वो समझ गया है। क्या समझ, उसका क्या संकेत निकाला है? कि तुझे जल्दी से पहुंचना है, कि तुझे खाना मिलेगा, इसलिए वो बहुत तेजी से आता है। और उसे पता है कि तुझे खाने के लिए बुलाया, इसलिए वो खाना खाता है। तो उस आवाज को वो संकेत के रूप में लेता है और उस संकेत का भी वो क्या करता है? कोई ना कोई मीनिंग निकालता है, मीनिंग निकाल लेता है। अर्थात वातावरण में उपस्थित जो भी उद्दीपक हैं उनको एक संकेत का रूप देता है और उस संकेत का वो कोई ना कोई मीनिंग निकालता है, कोई ना कोई अर्थ निकालता है। इसलिए साथियों इसे अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देखिए साथियों, इसको बहुत ही समराइजेशन करें, ये बहुत टिपिकल हो जाता है, इसको समझाना भी और समझना भी बड़ा ही थोड़ा कठिन सा है। तो अपन अब इसकी विस्तार से इसकी समरी करते हुए एक एक पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जैसे
अब देखिए साथियों, एक एक की चीज के ऊपर चलें तो इनको मैं हटा देता हूं, आप समझ जाएंगे। जी देखिए साथियों, इसके सिद्धांत को एसएस थ्योरी भी कहा जाता है। एसएस थ्योरी, आप ये कहोगे ये सर क्या आ गया एसएस थ्योरी? एसएस थ्योरी भी कहा जाता है। एसएस थ्योरी क्यों कहा जाता है? देखिए, जो भी व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादियों ने एसआर सिद्धांत दिया। एस यानी स्टिमुलस, आर यानी रेस्पॉन्स। उन्होंने क्या, उद्दीपक पर अनुक्रिया होती है। ये कहता है सीखना अनुक्रिया नहीं है, अनुक्रियाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता है। ये कहता है कि वातावरण में बहुत से, ये मान लीजिए वातावरण है, इस वातावरण में बहुत से उद्दीपक होंगे, बहुत से उद्दीपक होंगे, तो इन उद्दीपकों को पहले तो वो क्या है, जोड़ना सीखेगा। सभी उद्दीपकों को जोड़ना सीखे, वातावरण पे जो भी उद्दीपक हैं उसके सामने उनको जोड़ना सीखा जाएगा, और फिर प्रत्येक उद्दीपक का क्या, वो कोई ना कोई संकेत का रूप देगा, या यूं कहें उन उद्दीपकों का वह कोई ना कोई अर्थ निकालेगा, कोई ना कोई उसका अर्थ निकालेगा। यानी वो उद्दीपकों को क्या कर रहा है, एक संकेत का रूप दे रहा है, उद्दीपकों का कोई ना कोई अर्थ निकाल रहा है, और इन उद्दीपकों के माध्यम से इनको संकेत का रूप देकर, इनका कोई ना कोई अर्थ निकालकर वह उस स्थान पर पहुंच जाता है। मैंने अभी बताया था चूहों की मेज में कि उसके रास्ते में आने वाले जो भी बाधाएं थी उनको संकेत का रूप दे देता है, और वह समझ जाता है यहां रास्ता बंद है, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाना है। तो देखिए यहां पर यह कहता है कि रास्ता खोजना सीखना नहीं है, बल्कि उस स्थान पर पहुंचना सीखना है। यहां ये पहले इसको ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, स्थान को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, न कि अनुक्रिया रेस्पॉन्स को। तो यहां पर वो इस प्रकार से आप समझें तो देखिए, एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं कहूं, आपके सामने विज्ञापन आया फर्स्ट ग्रेड शिक्षक बनना, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की भर्ती आई, यानी लेक्चरर की जो भर्ती आई, ये लक्ष्य है आपका, आप ये बनना चाहते हो। तो ये लक्ष्य भी आपके लिए क्या है, उद्दीपक है, उद्दीपक है। आपको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, और जैसे ही फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की भर्ती आई तो आपको वह क्या करेगा, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा। अब आपके जैसे ही आपके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई, ये आपके लिए उद्दीपक है। अब आपके लिए उद्दीपक है, तो अब इस पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? या तो पेपर को लीक करके, पेपर आउट करके, पेपर को खरीद लो, या फिर मेहनत करके, यानी पढ़ाई करके, स्टडी करके, बुक्स खरीदकर बुक्स लाकर पढ़ाई करो, इस तरीके से। अब यहां पर आप किस तरीके से पहुंच रहे हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आप फर्स्ट ग्रेड का पद प्राप्त कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो यहां पर आप मान लीजिए, आप इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वातावरण, एक तो ये भी उद्दीपक है, एक बुक्स लाकर पढ़ाई करना ये भी उद्दीपक है, और एक उद्दीपक है आपका क्या है, कोचिंग। एक उद्दीपक आपके लिए क्या है, उद्दीपक है कि दोस्तों के साथ उस पर डिस्कशन करना, चर्चाएं करना, पढ़ाई की चर्चाएं करना, ये आपके उद्दीपक हैं। अब इन सभी उद्दीपकों को आप क्या करोगे, इन उद्दीपकों को अपने मस्तिष्क में रखोगे, इनका कोई अर्थ निकालोगे, और फिर आप इनके माध्यम से, ये भी उद्दीपक था और ये लक्ष्य भी आपका क्या था, उद्दीपक था। तो इन उद्दीपकों के माध्यम से ही हम इस उद्दीपक या लक्ष्य पे पहुंचते हैं, इसलिए इसके सिद्धांत को एसएस थ्योरी कहा जाता है। ये कहा जाता है वातावरण में बहुत से उद्दीपक हैं, इन सभी उद्दीपकों को आपस में मिलाना है और मिला के उनका कोई ना कोई मीनिंग निकालना है, इसलिए साथियों इसे एसएस थ्योरी कहा जाता है। सीधा प्रश्न आ जाए कि किस
मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का एसएस थ्योरी यानी उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत दिया है? तो उसका आंसर आएगा साथियों टोलमैन ने। यहां आगे चलते हैं। आप देखिए, इसने उद्दीपकों की बात की है, वातावरण की बात की है, तो ये क्या हो गया साथियों? व्यवहारवादी हो गया। तो व्यवहारवाद, इसने 3 सिद्धांतों को, मैंने कहा सभी उद्दीपकों को मिला देता है, सभी उद्दीपकों को समग्र रूप में देख रहा है। तो इसमें गेस्टाल्टवाद, समग्रतावाद यानी गेस्टाल्टवाद। देखिए, इसके सिद्धांत में 3 सिद्धांतों का मिश्रण है, व्यवहारवाद का, समग्रतावाद का, और साथियों जब ये बात करेगा आपके उसकी कि कॉग्निटिव की, तो संज्ञानवाद का। तो देखिए, इसके सिद्धांत में व्यवहारवाद, समग्रतावाद यानी गेस्टाल्टवाद और संज्ञानवाद का मिश्रण पाया जाता है। आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से साथियों, इसका मैंने पहले आपको बताया, इसके कौन सा अप्रोच लगाई इसने अप्रोच लगाया कॉग्निटिव, इसलिए इसे इसके लर्निंग को क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव लर्निंग, संज्ञानवादी अधिगम। तो अप्रोच कौन सी इसकी? कॉग्निटिव अप्रोच है। अगर आ जाए कि टोलमैन ने किस अप्रोच से यह अधिगम सिद्धांत दिया है? कॉग्निटिव और संज्ञानवादी अप्रोच से। इसी प्रकार से साथियों, इसने एक वर्ड यूज किया है, मोलार लर्निंग। मोलार लर्निंग क्या है या मोलर लर्निंग क्या है? देखिए, मोलर लर्निंग से इसने कहा है कि प्राणी का जो व्यवहार होगा वो मोलर होगा, अर्थात एकीकृत होगा, एकीकृत व्यवहार करेगा, अर्थात उसका व्यवहार होगा वो एक यूनिट की तरह होगा, एक इकाई की तरह होगा। मैंने आपको अभी ये बताया, सारे उद्दीपकों को जोड़ लेगा, संयोजित कर लेगा, तो वो यूनिट बन जाएगा, उसका व्यवहार एक यूनिट के रूप। और जो मोलर व्यवहार होता है वो हमेशा साथियों लक्ष्य उन्मुखी होता है या लक्ष्य पे आधारित होता है, गोल ओरिएंटेड व्यवहार जो होता है, अर्थात जो भी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, उसे ही हम मोलर बिहेवियरिज्म कहेंगे, मोलर बिहेवियर कहेंगे, अर्थात एकीकृत व्यवहार कहेंगे। ये एकीकृत व्यवहार के ऊपर बल देता है। इसी प्रकार से साथियों, आपको मैंने बताया था कि वो चीजें ये वातावरण के रास्ते में, जैसे चूहों की मेज का मन दिया था, भूल भलैया का बताया था, उस भूल भलैया के पूरे रास्ते का मैप, मानचित्र बना लेता है। कहां पर बना लेता है? अपने मस्तिष्क में। इसलिए इसी सिद्धांत को कहा जाता है कि कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी, कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी, अर्थात संज्ञानात्मक मानचित्रण अधिगम सिद्धांत। वो क्या करता है? वातावरण में जो भी उद्दीपक है उनका इमेज, उनकी फोटो, उनकी प्रतिमा अपने मस्तिष्क में बना लेता है और फिर उनको एक संकेत का रूप देता है। तो भविष्य में जैसे ही वो चीज उसके सामने आती है तो वो समझ जाता है। तो इसे ही, लेकिन कहां पर दे रहा है? अपने मस्तिष्क में। इसलिए इसे कॉग्निटिव मैपिंग थ्योरी भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक मानचित्रण सिद्धांत। इसी प्रकार से साथियों, मैंने पहले आपको बता दिया है कि यह क्या करता है। मैंने आपको पहले बता दिया, यह अनुक्रिया की बजाय पैलेस लर्निंग के ऊपर बात करता है। पैलेस लर्निंग, पैलेस यानी स्थान, ये कहता है स्थान को सीखता है, स्थान को सीखता है व्यक्ति, न कि पैलेस लर्निंग को महत्व दे रहा है। किसकी तुलना में? वर्सेज
वर्सेज किसकी, वर्सेज रेस्पॉन्स लर्निंग, अर्थात अनुक्रिया। इससे पहले व्यवहारवादी क्या कर रहे थे, अनुक्रिया से सीखता है, उद्दीपक पर कोई ना कोई अनुक्रिया करता है और ये अनुक्रिया करना ही सीखना कहलाता है। वो कहता है अनुक्रिया करना सीखना नहीं है, बल्कि स्थान को प्राप्त करना, स्थान पर पहुंचना, स्थान जो है स्थान को खोजना, ये उसका लर्निंग है। इसलिए ये पैलेस लर्निंग के ऊपर, स्थान अधिगम पे ऊपर बल देता है, न कि अनुक्रिया अधिगम पर बल। सीधा प्रश्न आ जाएगा, स्थान अधिगम पर कौन बल देता है, टोलमैन। इसी प्रकार से साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह क्या नहीं करता है साथियों, आपको मैंने बताया था कि यह पुनर्बलन, रिवार्ड बोल दो, रिवार्ड यानी पुरस्कार, पुरस्कार बोल दो, ये पुरस्कार क्या होता है साथियों, पुनर्बलन होता है। तो जहां हम देखते हैं स्किनर वगैरह और हल वगैरह ने, उन्होंने कहा था सीखने में पुनर्बलन का महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में किसका महत्व है, पुनर्बलन। जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीख रहा होता है तो पुनर्बलन दिया जाता है, तो व्यक्ति उसे आसानी से और जल्दी सीख जाता है। लेकिन टोलमैन इस बात का खंडन करते हैं। टोलमैन कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में, सीखने के दौरान, सीखने की प्रक्रिया में इस रिवार्ड का या पुनर्बलन का या पुरस्कार का कोई उपयोगिता नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। सीखने की प्रक्रिया में सीखते समय रिवार्ड का कोई भी महत्व नहीं। तो क्या है, बोलो जो हम सीख गए हैं, जिस क्रिया को हमने, जिस क्रिया को सीख लिया है उसके, अब उसको हम परफॉर्म करेंगे नहीं, परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगर रिवार्ड मिलेगा तो हम उसको परफॉर्म करेंगे। अर्थात निष्पादन में सीखी हुई क्रिया के, जो क्रिया हमने सीख ली है, सीखे हुए व्यवहार या सीखी हुई क्रिया के निष्पादन में परफॉर्मेंस में इसका महत्व है। किसका, रिवार्ड का। अगर वो रिवार्ड हमें, वो पुरस्कार, वो पुनर्बलन हमें मिलता है, तो जो काम हमने सीख रखा है उसको हम क्या करते हैं, निष्पादित करते हैं। अर्थात सीखे हुए ज्ञान को हम व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त करने में या निष्पादन करने में उस रिवार्ड का महत्व है, लेकिन सीखने में उस रिवार्ड का कोई महत्व नहीं है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको यह अधिगम का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अजय जखराना आपके साथ इसी प्रकार से जुड़ा रहूंगा। साथियों ये हमारे चैनल का दावा है कि आपको अगर रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की परीक्षा कर रहे हो या किसी और भर्ती की परीक्षा कर रहे हो जिसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान आता है, हम निःशुल्क और पूरा शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाएंगे। आप YouTube के ऊपर लोग अपनी पसंदीदा कंटेंट डालते हैं, हम शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी टॉपिक का कोई भी सब टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सभी के ऊपर आपको विस्तार से समझाएंगे। ज्ञान की इस श्रृंखला में आप और हम आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।